हाँ बच्चों, कैसे हो? लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? बोलो। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। अब आज इस चैप्टर को हमने क्या करना है, वाइंड अप करना है, खत्म करना है। सेक्शन 7 पर आओ एक बार, बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले सेक्शन 7(1) में सप्लाई का मतलब क्या था? 7(1) ए में जो कंसिडरेशन के लिए आप इन कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ भी क्या करो, सेल करो, वो क्या है? 7(1) ए। उसके बाद में उसके बाद में क्या था? 7(1) बी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। 7(1) सी में क्या लिखा था? एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। जो शेड्यूल 1 में एक्टिविटीज लिखी हुई है, वो अगर विदाउट कंसिडरेशन भी आप करो तब भी क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन भी करो तो क्या माना जाएगा? सप्लाई। उसमें शेड्यूल 1 में कोई भी काम लिखा हुआ है जो आपने बिना कंसिडरेशन के भी किया तो भी क्या माना जाएगा? सप्लाई। पुराना पड़ा हुआ है क्या? तो बिना कंसिडरेशन के अब शेड्यूल 1 में क्या क्या चीजें लिखी थी? पहला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। और सेकंड क्या था? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट शेड्यूल 1 का थर्ड पॉइंट। कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। सप्लाई ऑफ गुड्स। शेड्यूल 1 का मतलब भी क्या है? एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इन एक्टिविटीज को सप्लाई माना जाएगा इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। चाहे बिना कंसिडरेशन के भी करो, चाहे किसके करो, बिना कंसिडरेशन के भी करो। उसमें क्या है? थर्ड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल किसको सप्लाई करे? एजेंट को। प्रिंसिपल किसको सप्लाई करे? एजेंट को। जहां पर एजेंट आगे क्या करेगा? प्रिंसिपल के बिहाफ पर क्या करेगा? आगे सेल करेगा। और या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अब इसका मतलब समझ बताता हूँ। ये मिस्टर ए, इन्होंने अपना गुड्स किसको दे दिया? एजेंट को। एजेंट होते हैं ना लोगों के, तो उन्होंने अपना गुड्स किसको दे दिया? एजेंट को। इसको क्या बोला? आप इसको क्या करो, आगे सेल करो। और एजेंट ने आगे क्या कर दिया? किसी और को क्या कर दिया? सेल। तो ये तो आपको लग ही रहा है कि सप्लाई है, इसमें कंसिडरेशन भी है। लेकिन मिस्टर ए ने जब किसको दिया? अपने एजेंट को दिया, तब भी इसको भी क्या माना जाएगा? सप्लाई। इसको भी क्या माना जाएगा? सप्लाई। मिस्टर ए एजेंट से रुपए अभी लेगा या बाद में लेगा? बेचने के बाद, बाद में। लेकिन विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आप अपने किसको दे रहे हो? एजेंट को दे रहे हो, तो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। अब समझो। मोबाइल दो। ये मेरा मोबाइल है बच्चों। ये क्या है? मेरा मोबाइल है। ये मैंने किसको दे दिया? युगाक्षा को दे दिया। और युगाक्षा को क्या बोला कि आप क्या करो? युगाक्षी को क्या बोला कि आप इसको क्या करो? सेल करो। युगाक्षी को क्या बोला कि आप इसको क्या करो? सेल करो। तो बताओ, क्या ये सप्लाई माना जाएगा या नहीं? ऐसा क्यों? मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, वो बात अलग है कि आगे किसको क्रेडिट मिल जाएगा? युगाक्षी को। यहाँ पर एक ही जगह कौन हो गया? समर्थ कॉमर्स क्लासेज या प्रशांत मिश्री। एजेंट कौन हो गया? युगाक्षी। तो मैंने जब इसको युगाक्षी को दिया, तो भी ये क्या माना जाएगा? सप्लाई। और मुझे क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा, चाहे मैंने अभी इससे कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। और इसको आगे इसका क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। क्या युगाक्षी मेरा ही कोई बिजनेस का अलग स्टेब्लिशमेंट है क्या? नहीं। अलग स्टेब्लिशमेंट होता तो वो तो सेकंड पॉइंट में ही कवर हो जाता। सेकंड पॉइंट क्या था? रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब भी क्या था? मेरा ही कोई अलग स्टेब्लिशमेंट। तो मैं उसको एक बार सेकंड को छोड़ो, ये अलग से मेरा ही स्टेब्लिशमेंट है या तो सेपरेट एजेंट है? ये मेरा एजेंट है, मतलब ये सेपरेट एजेंट है या मेरी कोई ब्रांच है? अगर ब्रांच वगैरह होगी तो किस पॉइंट में कवर होगी? सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या था? डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आप देते हो, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब आप अपनी ब्रांचेस को देते हो जो अलग से क्या है? रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर कहां पर है? दूसरे स्टेट में। अब एक बार मैं उसको सेकंड से भी कंपेयर करूंगा, लेकिन एक बार सेकंड में नहीं डाल दूं, 10 मिनट के बाद सेकंड पॉइंट की बात करूंगा। अभी सिर्फ क्या है, आप अपने एजेंट को दोगे तो भी क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। अब ऐसे तो बताओ, मैंने अपना मोबाइल तुम्हें दे दिया बच्चों कि तुम रख लो और क्या कर देना, बिक जाए, तब आप मेरे से क्या लेना? अपना कमीशन लेना। तो ऐसे तो मैं क्या जीएसटी करूंगा? नहीं। तो इन्होंने एजेंट को, ऐसा नहीं है, वर्ड जरूर एजेंट लिखा हुआ है लेकिन एजेंट को डिफाइन किया
हर एक इसमें कवर नहीं होगा। ऐसे तो आदमी एक दूसरे को कुछ देते ही रहते हैं और बिकवा दो। पहली बात तो ये, बट ये थर्ड क्लोज जो है वो किसके लिए है? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सिमिलरली एजेंट मेरे बिहाफ पर खरीदता है, तो जब मैं एजेंट से खरीदता हूँ तो मैं आपको क्या करूंगा, ए ढंग से पढ़ाऊंगा, बी आपको अपने आप से इंटरप्रेट करना होगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखो मेरे पास ये हूं मैं, प्रशांत महेश्वरी। मैं किसके थ्रू खरीदता हूँ? एजेंट के थ्रू खरीदता हूं, और आगे एजेंट के थ्रू ही क्या कर देता हूँ, सेल। एजेंट किससे खरीदता है? ए से, मेरे बिहाफ पर। एजेंट किससे खरीदता है? ए से। और ये एजेंट किससे बेच देता है? किसको बेच देता है? बी को। ये मैं खरीदता हूँ किसके थ्रू? एजेंट के थ्रू। यहाँ पर कौन है? स्मृति कोचर। और यहाँ पर कौन है? युगाक्षी। तो ये दोनों चीजें भी क्या मानी जाएगी? सप्लाई। जब मैं इस एजेंट के थ्रू खरीदता हूँ तो किसमें लिखा होगा? सेकंड वाले पॉइंट कि एजेंट मेरे व्यापार पर खरीदता है और आगे मुझे सप्लाई करता है, तो ये भी सप्लाई मानी जाएगी। और इधर से जब मैं युगाक्षी को बेचता हूँ, बेचता क्या हूँ? सप्लाई कर, मतलब देता हूँ, तब भी क्या माना जाएगा? सप्लाई। अब हर एक आदमी इसमें कवर नहीं होगा। एजेंट को उन्होंने बताया कि यही वाला एजेंट इसमें क्या होगा? कवर। अब वो समझाने मुझे। एजेंट का मतलब क्या है? सुनिए, आप आओ पेज नंबर 2.29 एक लड़की ने बताया, देखते हैं सही है। 2.29 बताया इसने। पेज तो ढूंढना सीख ही गई। प्रिंसिपल और एजेंट, किसके बीच में? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। ठीक है। अब एक तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, पैरा 3 में, शेड्यूल 1 में, कि बिना शेड्यूल 1 है किसका? बिना कंसिडरेशन के जो सप्लाई माना जाएगा, उसमें कौन सा है? पैरा 3। पैरा 3 में कौन सी बातें कवर है? गुड्स की सप्लाई और सर्विसेज में कवर नहीं है, और विदाउट कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब एजेंट का मतलब क्या है? देखो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, मैं आपको जब तक अंडरलाइन करने का ना बोलूँ आप अपने आप मत करना। ये तो मैं अंडरलाइन क्यों करता हूँ, आपको पता लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ particular principal agent relationship falls within the ambit of para 3, schedule 1 as discussed above or not, the deciding factor is, इसको अंडरलाइन करो, whether the invoice for further supply of goods on behalf of the principal is being issued by the agent or not। फर्दर सप्लाई का इनवॉइस कौन इशू करेगा? एजेंट खुद इशू करेगा या नहीं? इन अदर वर्ड्स द क्रूशियल पॉइंट इज whether or not the agent has the authority to pass or receive the title of goods on behalf of the principal। ठीक है। अब मैं पहले मैं समझा देता हूँ, फिर ये पढ़ेंगे तब तुम समझ में। ये है प्रशांत महेश्वरी। इसने किसको दिया कुछ? युगाक्षी को। इसने किसको दिया? युगाक्षी को। और युगाक्षी ने आगे किसको बेचा? मिस्टर ए को। तो प्रशांत महेश्वरी और युगाक्षी को, प्रशांत महेश्वरी द्वारा युगाक्षी को दिया जाने वाला गुड्स, प्रशांत महेश्वरी द्वारा युगाक्षी को दिए जाने वाला गुड्स सप्लाई है या नहीं? युगाक्षी मेरे लिए एजेंट है, लेकिन ये तभी सप्लाई माना जाएगा जब ए को सेल किया गया ना। ए को सेल किया गया तो बिल किसके नाम से बना? युगाक्षी के नाम से। ए को जब आगे बेचा गया तो किसके नाम से बिल बनाया गया? युगाक्षी के नाम से। तो इसका मतलब क्या है? युगाक्षी एक सेपरेट पर्सन है, नाम भले क्या बोल दिया जाए एजेंट। युगाक्षी एक सेपरेट पर्सन है, नाम भले क्या बोल दिया जाए कि ये मेरे लिए क्या है? एजेंट है। लेकिन युगाक्षी अपने नाम से क्या कर रही है? बिल इशू कर रही है। युगाक्षी अपने नाम से क्या इशू कर रही है? बिल। तभी ये वाली चीज क्या मानी जाएगी? सप्लाई। अब सेकंड केस सोचते हैं। सेकंड केस क्या है? जब युगाक्षी ने किसको बेचा? ए को। तो युगाक्षी मेरे पास आई कि आपका माल बिक गया है और आप अपना बिल बना दो ताकि मैं उसको आगे ए को दे सकूं। और किसके नाम से बिल बना? प्रशांत महेश्वरी के नाम से। तो उस केस में जब बिल किसके नाम से बन रहा है? प्रशांत महेश्वरी के नाम से, तो युगाक्षी को प्रशांत द्वारा दिए जाने वाला कुछ सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। राजा राम धरनिया नाम सुना आपने? राजा राम धरनिया सुना है क्या? कहां पर है? गोवा गेट पर। क्या बेचते हैं?
बताओ तो क्या बेचते हैं? कौन सी कंपनी की? हीरो होंडा की। हीरो और होंडा को डिपार्ट में टाइम हो गया। हीरो की बाइक बेचता है राजा राम दानिया का शोरूम कहाँ पर? गोवा गेट पर, जहाँ के आप दिल्ली आगे से निकलते हैं। ठीक है, हमारी कोचिंग गोवा गेट पर ही है, तो ऑलमोस्ट बच्चे इसके आगे से पक्का के जाते होंगे। तो राजा राम दानिया किसकी बाइक बेचता है? हीरो की। और वो क्या बताता है कि बीकानेर में एजेंट हूँ किसका? हीरो का। इससे क्या वर्ड एजेंट, वर्ड हीरो का एजेंट वर्ड यूज करने से क्या होता है? अरे बोलो कि हीरो की एजेंसी हमारे पास है, हीरो का एजेंट है, तो बाइक ज्यादा बिकेगी। ठीक है, कि हीरो का भी क्या यूज होगा, और हीरो भी अपनी बाइक ऐसे थोड़ी है किसी को भी बेच देगा। मान लो बीकानेर में मुझे हीरो की बाइक चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊंगा? इन्हीं एजेंट्स के पास। ऐसे किसी मैं चला गया हीरो मोटर्स के पास, गुड़गांव में इनका ऑफिस है, वहां पर चला गया बाइक दे दो, तो वो कहेंगे हम नहीं बेचते, हम तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ बीकानेर में हम अपनी सेल किसके थ्रू करते हैं? हमारे दो चार एजेंट है, राजा राम दानिया, कुछ और लोगों के पास भी एजेंसी होगी, तो उन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। ठीक है, अब होता क्या था, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जो मैं बोल रहा हूँ, सुनना। हीरो कंपनी किसको माल बेच देती है? राजा राम दानिया। और आगे राजा राम दानिया अपने नाम से बिल बनाता है। अगर आप कभी भी बाइक स्कूटी कुछ भी खरीदोगे यहाँ से, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बिल लेते हो ना आप, उसमें क्या लिखा होता है? राजा राम दानिया, और इधर बस हीरो का लोगो लगा होता है। हीरो का क्या लगा होता है? लोगो। लेकिन वो बिल किसके नाम से बनाता है? अपने ही नाम से। ठीक है, तो हीरो कंपनी जब यहाँ पर माल सप्लाई करेगी, तभी ये क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। और हीरो को क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। क्या ये हीरो की कोई ब्रांच है क्या? नहीं, ये हीरो की ब्रांच नहीं है। हीरो कंपनी इसको माल बेचती है। अब इसमें जीएसटी अवॉइड करने का तरीका बताता हूँ मैं क्या था। जीएसटी अवॉइड करने का, अवॉइड तो नहीं, डिले करने का। हीरो कंपनी राजा राम धर्मिया को क्या कर देती थी? गुड्स भेज देती थी। हीरो में नहीं होता था ऐसा, लेकिन कुछ कंपनीज में होता था, उनको कवर करने के लिए ये गुड्स भेज दिया। अब जानबूझकर ये वाले क्या नहीं बनाते थे? इनवॉइस बनाते ही नहीं थे। इनको कायदे से किसके नाम से इनवॉइस बनाना चाहिए? हीरो को किसके नाम से इनवॉइस बनाना चाहिए? राजा राम दानिया के नाम से। माल बेच दिया है, भेज दिया है, अब आगे राजा राम दानिया बेचेगा। ये जानबूझकर क्या नहीं बनाता? इनवॉइस, कि हमने माल अभी भेजा है। और जैसे ही राजा राम दानिया को आगे से कस्टमर आ जाता था, जैसे ही राजा राम दानिया को आगे से क्या आ जाता था? कस्टमर आ जाता था, तो राजा राम दानिया क्या करता था? अपने नाम से इधर बिल बनवाता था, और उसी से पहले हीरो के नाम से इधर बिल आ जाता था, मेज। इससे क्या होता था? हीरो को जीएसटी कब भरना पड़ा? लेट, बाद में। क्यों? क्योंकि जैसी राजा राम दानिया से बिकी, दो बिल बन जाते थे। हीरो ने किसको बेच दिया? राजा राम दानिया को। राजा राम दानिया ने किसको बेच दिया? कस्टमर को। तो अब हीरो ने मान लो इधर से 1 करोड़ की बाइक भेजी थी, ठीक है, 1 करोड़ का माल भेजा था। अब 1 करोड़ पर अभी इसको सेल नहीं शो किया, तो 1 करोड़ पर जीएसटी मान लो 18% है, तो 18 लाख रुपए बच गए। अब जैसे ही इधर बाइक बिकेगी, तब क्या होगा? हमारे पास कस्टमर से क्या आ गया? सेल प्राइस आ गया, उसके अंदर आई गया जीएसटी भी, तो वो इधर से इधर ये इसको पहुंचाते हैं, तो ये कस्टमर से लेकर आगे क्या करता है? गवर्नमेंट को भी पे करते हैं। और अगर पहले भेजते ही क्या होता, अगर हीरो कंपनी जैसे ही किसको भेजे, राजा राम दानिया को, तभी इनवॉइस बना दे, तो क्या होगा? ये सेल बन गई अभी की। अब हीरो कंपनी ने 1 करोड़ का बिल बनाया है, तो 1 करोड़ प्लस 18 लाख कितना हो गया? 1 करोड़ 18 लाख। एक बार इसको 18 लाख देना पड़ेगा। जबकि राजा राम दानिया के साथ इनके क्या एग्रीमेंट होते थे? या आप हमें रुपये कब भेजना? बेचने के इतने दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद। लेकिन एक बार किसकी जेब से लग जाएगा? देखो जो ट्रू पोजीशन है, हीरो किसको बेचता ही है? राजा राम दानिया। लेकिन रुपए कब मंगवाता है? जब राजा राम दानिया आगे क्या कर दे? सेल कर दे, तब। या एक पर्टिकुलर टाइम दे देता है कि तुमसे बिक जाए तब, नहीं तो फिर क्या है, आप 6 महीने 8 महीने में या तो सेल प्राइस भेज देना, या अपनी बाइक वापस भेज देना, हम रिटर्न ले लेंगे। रिटर्न क्यों ले लेते हैं? क्योंकि राजा राम दानिया एक तो है नहीं, ये यहाँ से बाइक वापस यहाँ आ गई, तो ये अपने किसी और शोरूम पर रूट कर देगा, किसी और को। और नहीं तो बिल्कुल नई बाइक है, तो उसके पार्ट्स का यूज करके किसी और मॉडल में फिट कर देगा। तो इनको ये सहूलियत दी जाती थी क्या? तुमसे जब सेल हो जाए तब रुपए दे देना, सेल ना हो तो हम वापस कर लेंगे, रिटर्न ले लेंगे। अब हीरो की पोजीशन देखकर सोचो, तो इसने तो राजा राम दानिया को बेच दिया, बस पैसा क्या ले रहा है? लेट ले रहा है।
पैसा वापस लेट आ रहा है, तो ये कहता था एक बार जीएसटी मेरी जेब से छिप जाएगा। भाई आज मैं आपको क्या करूं, कोई चीज बेच दूं, मोबाइल को प्लीज वापस। ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, और ये क्या है, दूसरा, ये हाथ किसका है, दूसरे पार्टी का है। मैंने इसको बेच दिया, ठीक है। ये क्या है, मिस्टर ए ने किसको बेच दिया मोबाइल, मिस्टर बी को बेच दिया। मिस्टर बी अभी तक किसको रुपए नहीं दिए, मिस्टर ए को। मिस्टर बी ने अभी तक किसको रुपए नहीं दिए, मिस्टर ए को। तब भी मिस्टर ए को एक बार पॉकेट से क्या देना पड़ेगा, जीएसटी। तब भी मिस्टर ए को एक बार पॉकेट से क्या देना पड़ेगा, जीएसटी। एक बार उसी एग्जाम्पल कराऊंगा राजा राम धारिया पर, एक बार सुनो। ए ने किसको माल बेच दिया, बी को। कितने रुपए का था, मान लो 5 लाख का, और 18% जीएसटी कितने का हो गया, 5,70,000। ए ने 5,70,000 की सेल कर दी किसको, बी को। अब जीएसटी एक बार के लिए आपकी पॉकेट से लग जाता है। जीएसटी किससे लग जाता है, पॉकेट से, क्योंकि ए ने बिल बना दिया। ए की इस महीने की सेल है, तो अगले महीने को इसको कितने का जीएसटी भरना पड़ेगा, 70,000 का। अभी इसको किससे मिला ही नहीं है, बी से मिला ही नहीं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि जीएसटी कब भरना होता है, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि गुड्स के केस में क्या है। इनवॉइस वाले टाइम में जीएसटी भरना होता है, इवन इफ पेमेंट इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम बायर। तो 70,000 का एक बार किसकी जेब से लग गया, ए की जेब से लग गया या नहीं लग गया, ठीक है। बी जब बाद में देगा तो एक तो रिकवर बाद में होगा। तो जीएसटी का थीम क्या है, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कस्टमर से लेकर देना है। लेकिन यहाँ कस्टमर से लेकर दिया या देकर लिया, देकर लिया। पहले तो हमने गवर्नमेंट को दे दिया, फिर हमें कस्टमर से दिया। तो जीएसटी के रूल ऐसे हैं कि आपको कस्टमर से लेकर देना है, आप नहीं ले रहे तो भी हमें हमारा जीएसटी दे दो। ऐसे तो आप कस्टमर से 5-5 साल नहीं मांगोगे, तो हम क्यों नहीं लेंगे। तो जीएसटी का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जब मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो क्या होता है, इनवॉइस। और इसने इसको बेच दिया, तो हाथों हाथ क्या होता है, ए को एक बार जीएसटी अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। अब ये तो चलो कोई बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं है, बी से ए जल्दी रुपए मांग लेगा। लेकिन अब आओ इन पर, हमारे ये नाम बोलते हैं कि हमारे बीकानेर में क्या बैठे हैं, एजेंट। इधर कौन है, हीरो कंपनी। एजेंट कौन है, राजा राम धर्मिया। हीरो कंपनी इसको माल बेचती ही है, असल में इसको माल बेचती है। ऐसा नहीं है कि राजा राम धर्मिया कमीशन लेता है, राजा राम धर्मिया कमीशन नहीं लेता है। राजा राम धर्मिया की आप जाकर देख लेना, कोई बाइक स्कूटी खरीदो तो क्या होता है, वो अपने नाम से क्या बनाता है, बिल बनाता है। वो कमीशन अर्न नहीं कर रहा, परचेज करता है, ठीक है। परचेज करने के बाद इनको सुविधा होती है कि आप हमें क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो हीरो ने इसको माल बेच दिया। अब हीरो एक राजा राम धर्मिया से डील नहीं कर रहा, कितनी राजा राम धर्मिया, जैसे ही माल भेजा वैसे क्या लग जाएगा उसके जीएसटी। राजा राम धर्मिया को क्या सुविधा दे रखी है कि आप क्या करना, जब कस्टमर आ जाए तब आप हमें उसके इतने दिनों के बाद क्या कर देना, पेमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन वास्तव में हीरो इनको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। बाइक ठीक रही, नहीं बिकी, तो आप हमें रिटर्न कर सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कि हर बार तुम्हारे मन में आए तो क्या करते हैं, रिटर्न कर दो, ठीक है। आप एक टारगेट पूरा नहीं करते हो तो हम आपसे एजेंसी भी छीन लेंगे, किसी और को भी दे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न की हर बार ऐसे, मतलब अनकंडीशनल है, मतलब रिटर्न की सुविधा है। अगर आप टारगेट्स पूरा नहीं करेंगे तो एजेंसी क्या करेगी, विड्रॉ भी कर देंगे, ठीक है। तो अब हीरो की प्रॉब्लम समझो, इसने जगह जगह एजेंट्स को क्या भेजा था, बाइक्स भेजी थी। अब मान लो अलग अलग एजेंट्स को 5 करोड़ का माल भेज दिया। अब 5 करोड़ का जीएसटी समझते हो, अगर 18% है तो कितना, 5 करोड़ का 10% 50 लाख, 5 करोड़ का 8%, हाँ 90 लाख। 70 क्यों बोल रहे, बताओ, सीए बनना है, लकोटिया पक्का चला। 5 करोड़ 90 लाख, जीएसटी कितने का आएगा, 5 करोड़, मतलब 90 लाख का जीएसटी हीरो को अपनी पॉकेट से क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये माल तो बिना कंसीडरेशन के सप्लाई हुआ, उसको क्या बोला, कंसीडरेशन तुम बाद में लेंगे हम कंसीडरेशन, लेकिन कब लेंगे, बाद में। तो इन्होंने इसका तरीका क्या करा कि इसको हम क्या बोल दिया कि हमने अपने एजेंट को माल भेजा, बिल बनाए नहीं। और क्या होगा, जैसे इसके एजेंट से आगे सेल होगा, वैसे ही हाथों हाथ हीरो कंपनी इधर बिल भेज देगी, एजेंट आगे दे देगी, और एजेंट अपने नाम से क्या बनाएगा, बिल। तो इस तरह के एजेंट्स को कवर करना चाहते हैं, इस तरह के एजेंट को। तो अब भले कुछ बिल बनाओ, सेल बताओ ना बताओ, हीरो अगर अपने उस एजेंट को माल भेजता है जो आगे अपने नाम से बिल काटता है कस्टमर के साथ, तो जैसे हीरो यहाँ पर देगा तो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा।
जैसे हीरो यहाँ पर देगा तो चाहे भले ही विदाउट कंसिडरेशन हो, बाद में पैसा लेके, तो भी क्या मान जाएगा, सप्लाई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक छोटा मोटा मोबाइल का काम है, कोई भी एक्सपेंसिव काम है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि तुम मेरा मोबाइल बिकवा दो। ये मोबाइल गया, देखो देखो जा रहा, ये आया मोबाइल, ये गया मोबाइल, देखो हाथ खाली आया। तो मैंने क्या कर दिया, मोबाइल दे दिया। मैंने क्या कर दिया, मोबाइल दे दिया। अब इस एजेंट का काम क्या है, कस्टमर ढूंढना। इसने कस्टमर ढूंढा और वापस किसके पास लेकर के आया, मेरे पास। वापस किसके पास लेकर आया कस्टमर को, मेरे पास। और क्या बोला कि आप बिल बना दो। अब मान लो कि हीरो का एक ऐसे चुटपुट एजेंट रखा हुआ है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। और ये कस्टमर लेकर किसके पास आ गया, हीरो के पास। और हीरो कंपनी उस कस्टमर को अपना क्या दे दिया, बिल। तब हीरो ने जब इस एजेंट को बाइक दी या मैंने इसको मोबाइल दिया, तो वो सप्लाई नहीं है। तब तो मेरी ही सप्लाई है, मैं अपने ही नाम से क्या बना रहा हूँ, बिल। लेकिन जब आगे एजेंट अपने नाम से बिल बनाता है, तो हम इसको भी क्या मानेंगे, सप्लाई। एजेंट अपने नाम से बिल बना रहा है, मतलब एजेंट इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, तो हम इसको भी क्या मानेंगे, सप्लाई। पक्का। अब इस बैकग्राउंड के साथ उस रूल को पढ़ना जो आपने अंडरलाइन किया। वेदर द इनवॉइस, whether the invoice for the further supply of goods on behalf of the principal is being issued by the agent or not। क्या चेक करना है, फर्दर सप्लाई का इनवॉइस एजेंट इशू करता है या नहीं। फर्दर सप्लाई का इनवॉइस एजेंट इशू करता है या नहीं। नहीं मिला क्या, क्या बोला, नीचे पढ़ो। वेयर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय एजेंट इन हिज नेम, इन हिज नेम मतलब राजा राम धारनी अपने नाम से, तब सप्लाई मानेंगे। देन प्रोविजन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू एजेंट वुड फॉल विद इन द फोल्ड ऑफ पैरा 3। विद इन द फोल्ड ऑफ पैरा 3 मतलब पैरा 3 में कवर हो जाएगा। कवर हो जाएगा तो बिना कंसीडरेशन के भी दिया है तो भी क्या मानना जाएगा, सप्लाई। हाउएवर वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय एजेंट टू कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, अगर इनवॉइस किसके नाम से कटेगा, प्रिंसिपल के नाम से, तो ये फिर सप्लाई नहीं माना जाएगा। शैल नॉट फॉल विद इन। समझ गए। तो क्या क्रूशियल टेस्ट है, इनवॉइस। और ऐसी परचेज का है, मैं किसी के थ्रू परचेज करता हूं तो वो डायरेक्ट किससे लाता है, ये प्रशांत महेश्वरी, ये एजेंट और ये सप्लायर खरीदते हैं। अब ये एजेंट के थ्रू खरीदते हैं और एजेंट अपने नाम से हमें बिल दे रहा है, तो ये चीज भी सप्लाई है और ये चीज भी। ठीक है, क्रेडिट मिल जाएगा बाद में, लेकिन क्या है, एक बार तो पैसा ब्लॉक हो गया। अब जैसे हीरो कंपनी आरआरटी मतलब राजा राम धारनी को माल भेजेगी, हाथों हाथ हीरो कंपनी के लिए क्या होगा, सप्लाई और जीएसटी देना पड़ेगा। हालांकि उसका क्रेडिट किसको मिल जाएगा, राजा राम धारनी। तो क्या, अरे बोलो। जब ये आया था ना, तो ये सर्कुलर नहीं था, ये जो मैं बात पढ़ा रहा हूँ ये किससे पढ़ा रहा हूँ, सर्कुलर से। और लोगों ने गलत ही क्या करवा दिया, जीएसटी। इनके कोई एजेंट को दो तो ही जीएसटी। अब कोई भी एजेंट को दो जीएसटी, या जब एजेंट अपने नाम से बिल बनाए तब जीएसटी, अपने नाम से। ठीक है, चाहे आपने अभी रुपए नहीं दिए। अब कुछ एग्जांपल्स है, एक दो मैं बताता हूँ, बाकी क्या आपको करने। अनमोल अपॉइंट्स गोलू। अनमोल ने किसको अपॉइंट किया, गोलू को। अब बताओ, ये इंस्टीट्यूट नाम ही ऐसे देते हैं, कभी चीकू कभी गोलू। टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। मेरे को माल खरीदना है और मैंने किसको अपॉइंट किया, बोलू को। बोलू आइडेंटिफाइज, ये मेरा एग्जांपल है या उसका अपोजिट एग्जांपल है, अपोजिट। मैंने तो बेचने के एग्जांपल से सिखाया है, और मैं ये एग्जांपल के पढ़ा रहा था कि आपको खरीदने वाला। अपने जो एग्जांपल लिया था राजा राम धर्मिया का, वो क्या था, सेल का। अब समझ लो कि मुझे क्या करना है, दिल्ली में मस्त भुजिया का होलसेल का या रिटेल का काम करना। अब मैंने तुम्हें बीकानेर में बोला भुजिया कहाँ का फेमस, बीकानेर का। सारी पढ़ाई छोड़ दो, दूसरी जगह पर क्या कर लो, 5-5, 10-10 दुकान चुन लो जहाँ पर भुजिया सेल होती है, और उनके साथ एग्रीमेंट कर लो, सीएस ज्यादा कमाना। ठीक है, बीकानेर में जितना सस्ता और अच्छा भुजिया बनता है, उतना कहीं पर भी नहीं बनता है। तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना है, तो मैं कहा यार परचेजर मैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, कौन ढूंढेगा, 2 रुपए महंगा पड़ जाएगा, दिल्ली में तो बहुत महंगा बिक जाएगा। तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि आइडेंटिफाई करो मेरे लिए, मेरे को इस क्वालिटी का, इस टाइप का क्या चाहिए, भुजिया चाहिए। अब तुमने क्या करा, पैसे बनाने स्टार्ट कर दिए। तुमने क्या किया, खरीदा 15 में और मुझे कितने में दिया, 17 में, और अपने नाम से मुझे बिल दिया। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि मैंने किससे खरीदा है, तुमने किसके नाम से बिल दिया, अपने नाम से। फिर तो तुम्हारी और मेरी भी क्या है, अलग सप्लाई है, और तुमने जिससे खरीदा वो क्या है, अलग सप्लाई।
तो भोलू आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर फ्रॉम हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय द अनमोल। अनमोल को गुड्स चाहिए और उसने किसको रखा है, भोलिया को, और भोलू क्या करेगा, बोलो, आइडेंटिफाई करेगा एंड आस्क द सप्लायर भोलू, बताओ, टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल। अब मैंने जो एग्जांपल दिया वो तो मैंने बोला कि तुम मुझे अपना इनवॉइस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कौन है, ये मैं इस पोजीशन को ऐसे बनाऊं, मैं हूं अनमोल, ये है भोलू, ये है गोलू। भोलू को क्या बोला कि बोलो बेटा मेरे को क्या चाहिए, ये माल चाहिए और आप कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, तो ये कहाँ से लेकर आया, गोलू से, और गोलू डायरेक्ट किसको बिल दे रहा है, मेरे को। तो क्या ये दोनों के बीच में सप्लाई है या नहीं है? अगर गोलू अपने नाम से मुझे बिल देता तो ये एक सप्लाई होती और ये दूसरी सप्लाई होती, लेकिन यहाँ तो गोलू का ही बिल आ रहा है मेरे पास, तो गोलू का सप्लाई, मतलब ये वाली चीज सप्लाई नहीं। In this scenario, Bolu is acting as the procurement agent, has in no way involved himself in the supply of receipt of goods. Hence, in accordance with the provisions of this act मतलब Schedule 1, Para 3, Bolu is not agent of Anmol. ठीक है क्या? अरे बच्चों समझे कि नहीं समझे? पक्का? मिस्टर टिंटिन कौन है? बोलो। मैसर्स टिंटिन, मिस्टर टिंटिन, मेरे को लगा बस बंदों के पीछे। तो मैसर्स टिंटिन अब बैंकिंग कंपनी, मैसर्स टिंटिन क्या है, एक बैंकिंग कंपनी अपॉइंट्स, कौन है, मानदार या मंदार, मंदार, ऑक्शनियर टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स। द ऑक्शनियर अरेंजेस फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर। मैं एक बैंक हूं, मेरे पास क्या होता है, जैसे लोन लेके लोग चीजें देकर मतलब क्या रिपे किया नहीं तो हम उनकी क्या ले लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी होती है वो फॉरफिट कर लें, गोल्ड सिक्योरिटी में पड़े तो गोल्ड ले लिया और ये सब, तो उसको हम बाद में कैसे करते हैं, नीलाम करते हैं, ठीक है। तो ऑक्शनर को हमने अपॉइंट किया कि हमारा ये चीजें हैं जो हमारे पास क्या आ गई है, और बैंक कोई ट्रेडिंग करता है क्या, बैंक सामान बेचता है क्या, तो बैंकों के पास कौन सी ऑक्शन क्यों करता है बैंक, जो लोन के डिफॉल्ट वाले चीजें उसके पास आ जाती है, ठीक है। तो उसने ऑक्शनर अपॉइंट किया, हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड, क्या बात बताइए, बताओ। मैं अगर चीज बेच रहा हूँ तो कोई कह रहा है 10 रुपए में खरीद रहा हूँ, दूसरा कह रहा है 15 में, तीसरा कह रहा है 18 में, तो मैं लड़की हूँ तो मैं क्या बोल दूंगा, 10 वाले खरीद, लेकिन हाईएस्ट बिड ही एक्सेप्ट होगी, बताओ। एंड द गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर बाय मैसर्स टिंटिन। द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय मैसर्स टिंटिन टू सप्लाई सक्सेसफुल बिडर। बस ये लाइन काम की, ये है बैंक, बैंक समझते हो क्या, बैंक या बैंक, बैंक ये किसको देता है, टिंटिन, ओहो नहीं, बैंक का नाम ही टिंटिन है, ये कौन है, मानदार, और मानदार आगे क्या करते हैं, माल बिकवा देते हैं, लेकिन जो भी कस्टमर खरीदता है उसको इशू किसके नाम से होता है, बिल बैंक के नाम से, तो ये वाली चीज फिर सप्लाई नहीं है, नो 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 नहीं है, सुनते हो क्या, नो नो, ठीक है। इन दिस सिनेरियो पढ़ लेना बच्चों, ठीक है, मैंने बोल दिया अंग्रेजी में लिखा। गौतम, मैं लास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो आते ही रहेंगे एग्जाम्पल, और ये केस स्टडीज टाइप के आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना बच्चों। मेरा बज रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है, गौतम एन आर्टिस्ट अपॉइंट्स, गौतम ने क्या किया, एक आर्टिस्ट अपॉइंट किया, गंभीर, बताओ। गौतम एन आर्टिस्ट अपॉइंट्स, ओहो गौतम खुद एक आर्टिस्ट है, उसने गंभीर को क्या किया, ऑक्शनर अपॉइंट किया टू ऑक्शन इज पेंटिंग। मैं पेंटिंग बनाता हूँ मस्त मस्त, और मेरा नाम कौन है, बोलो, गौतम। तो ये गौतम की क्या बनाएंगे, पेंटिंग। ऐसे ही होता है, लोग कहते हैं वाह क्या मस्त बनाएंगे, ठीक है। अब उस गौतम ने क्या बनाई है, एक पेंटिंग, और किसको अपॉइंट किया मैंने, मैं कहा कबीर तुम मेरे लिए पेंटिंग बेचो, हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड, पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, इनवॉइस फॉर द सप्लाई इज इशूड बाय गंभीर। इस बार गौतम ने जब गंभीर को भी दिया तब भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई। जीवन मतलब गौतम, जीवन मतलब गंभीर, गंभीर आगे कस्टमर को, तो इस बार इन दोनों के बीच वाली क्या है, सप्लाई। क्यों सप्लाई, क्योंकि गंभीर अपने नाम से इनवॉइस इशू कर रहा है। इन दिस सिनेरियो द गंभीर इज नॉट मेयरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनरिंग सर्विसेज, ऑक्शनर मतलब नीलाम करना, तो खाली नीलामी की सर्विस दे रहा है या सप्लाई कर रहा है, खुद सप्लाई कर रहा है, इज आल्सो सप्लाइंग द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ गौतम टू द बिल्डर एंड हैज अथॉरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल। अब ये गंभीर खुद अपने आप से क्या कर सकता है, टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये अपने नाम से बिल कर रहा है। तो इस केस में क्या है, इसने जैसे इसको दिया तो गौतम को अपने नाम से क्या करना पड़ेगा। अब गौतम ने जैसे इसको गंभीर को दिया उसी समय गौतम के लिए क्या होगी, सप्लाई। श्योर, पक्का।
सी एंड एफ क्या होता है? सी एंड एफ बता बेटा, क्या कहना तुम्हारा? सी एंड एफ नाम नहीं सुना? ऐसे सी एंड एफ बोलते ही नहीं है इनको, कैसे बोलते हैं? सी एन एफ, एंड को शॉर्ट फॉर्म में इन दुकानों के नाम क्या है? दुकानें मतलब इनके ऑफिस में सीए करने की कोई बात, कोशिश तो कर ही सकते हैं। सीए तुम सबके लिए नहीं कह रहा है, दो पार्ट में बैठे हैं मेरे साथ, जिसको सीए नाम नहीं सुना तुमने? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, सुनना तो मुझसे पड़ेगा। हाँ सुनो, सीए की फुल फॉर्म बताएगा? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट और कमीशन एजेंट टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड इश्यूज द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। अरे भाई, क्लियर करवाना मतलब हम तुम्हारे को खरीदवा कर दे देंगे, फॉरवर्ड करवाना मतलब हम तुम्हारा आगे फॉरवर्ड करवा देंगे। तो सी एंड एफ मतलब जनरली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड टर्म में आपका माल मंगवा देंगे, या फॉरवर्ड मतलब भिजवा देंगे। तो सी एंड एफ एजेंट का मतलब जो माल क्लियर करवाते हैं या फॉरवर्ड करवाते हैं, खरीदवाते भी हैं और बिकवाते भी हैं। और किसके नाम से इनवॉइस इशू कर रहे हैं? अपने नाम से। तो ये किस में कवर हो जाएगा? पैरा 3 में। ठीक है, कर लोगे ना? अरे बोलो बेटा, पक्का? चलो। रवि सेल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ कवि। एक तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट फनी बहुत है, नाम गोलू मोलू। और रवि ने किसकी? गौतम गंभीर। क्या? एक बार बच्चों पॉज कर रहा हूँ, दो जड़ नहीं है किसी के। हाँ बच्चों, दो में से एक ही रह गई है, एक तो खत्म कर दिया। रवि सेल्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ कवि। रवि क्या करता है? कवि की सर्विस यूज करके अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचता है। और कवि कौन है? कमीशन एजेंट एज पर द एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट हर स्टेट में बने होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। इसमें किसानों को क्या कुछ रूल्स होते हैं कि इतने रुपए पर ही बेचना है, इससे कम पर नहीं बेचना। तो ये छोड़ो, एपीएमसी एक्ट हमारे जीएसटी एक्ट का पार्ट नहीं है। बस एपीएमसी एक्ट के तहत क्या बनते हैं? कमीशन एजेंट बनते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकवाने के लिए। कवि आइडेंटिफाइज द बायर and sells the agricultural produce on behalf of Ravi, for which he charges a commission from Ravi. As per APMC Act, commission agent is the person who buys and sells। देखो मुझे सिर्फ एक बात बता दो, बिल कौन बनाता है आगे? कवि जब आगे बेचता है तो कवि अपने नाम से बिल बनाता है। एपीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो बाय सेल करता है, प्रोड्यूस और ये सब देता है। ठीक है, इन केस, अब देखो, इन केस वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय कवि टू द बायर, द फॉर्मर इज एन एजेंट अंडर पैरा 3। तो अगर आगे क्या करता है? कवि अपना बिल करता है, तो रवि से जब कवि को जाएगा वो भी क्या मान जाएगा? सप्लाई। लेकिन अगर डायरेक्ट रवि इशू करता है तब ये नहीं है। अब ये स्टेट एक्ट में, एपीएमसी एक्ट में क्या लिखा हुआ है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो जीएसटी से मतलब है। और मैं एक किसान हूँ, मैं अपनी चीज किसके थ्रू बेच रहा हूँ? कवि के थ्रू। कवि अपना नाम से बिल बनाता है तो मेरे से इसको देना भी सप्लाई है, अपने नाम से नहीं बनाता है तो मेरे से इसको देना सप्लाई है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ऑफ इश्यूज पर्टेनिंग टू डेलीगेटर एजेंट, ये मैं आपको इंटरेस्ट वाली एंट्रीज के बाद समझा पाऊंगा, इसलिए आपको ये वाला नहीं पढ़ना है। कहाँ से लेकर ये जितना भी लिखा हुआ क्लैरिफिकेशन ऑफ इश्यूज रिलेटिंग टू डेलीगेटर एजेंट से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, फोर्थ पॉइंट तक, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस तक, यहाँ तक आपको नहीं पढ़नी। अब आप वापस हमारे कंट्रोलिंग पेज पर आओ, 7.8, जहाँ से हम इस चैप्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब एक काम कर लेना, इस क्लास को हम मतलब इस चैप्टर को अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं? खत्म। तो इसलिए सारे के सारे वीडियो सुन लेना। और ये सबसे बड़ा मतलब टेक्निकल चैप्टर था, इसलिए टाइम लगा, बाकी आगे वाले चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगेगा। आगे तो क्या होगा? प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी? वैल्यू का मतलब किन किन चीज़ों पर 18% लगाए, किन पर ना लगाए, तो ये सब चीज़ें। और कब जीएसटी देना है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि क्या जीएसटी देना भी है? सप्लाई है तो देना है, अदरवाइज एक बार आ जाओ कंट्रोलिंग पेज पर, मेरे साथ साथ आपको याद करना है। ठीक है, 7.1A। 7.1A का मतलब क्या था? जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई। 7.1A का मतलब क्या है? जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई। जनरल मीनिंग का मतलब क्या है? आप अपने बिजनेस के कोर्स में कंसीडरेशन के लेकर गुड्स या सर्विस को क्या करते हैं? सप्लाई। आप अपने, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ पढ़ाने का, और मैं आपसे क्या ले रहा हूँ? कंसीडरेशन ले रहा हूँ, पढ़ाने की फीस ले रहा हूँ, और मैसेज आ रहे हैं आपके पास बराबर, और सर्विस क्या है? पढ़ाने के लिए।
ठीक है, आपका मान लो किस चीज का बिजनेस है, तेल का, तो आपका बिजनेस है, आप कंसिडरेशन लेते हैं और गुड सप्लाई करते हैं। कपड़े वाला कपड़ा, जूते वाला जूता, समझ रहे हो, जूता वाला जूता। तो सब लोग क्या है, पैसे लेकर, तुम्हें फ्री में जूता चाहिए, ठीक है। और ये सच है, इसके क्या था इसका एग्जाम्पल, तो ये तो जनरल मीनिंग था। अब इसके साथ ही 7(1) में क्या लिखा था, 7(1) तो अभी पढ़ा ही नहीं है। 7(1) में क्या था, एक्टिविटीज जो शेड्यूल 1 में लिखी हुई है विदाउट कंसिडरेशन भी क्या मानी जाएगी, सप्लाई। कल आप इसको अच्छे से क्या कर लेना, सारे वीडियो सुन लेना, ताकि मैं अगले वीडियो में पूरा याद करवा पाऊँ। एक बार मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूँ, चौथा तो अभी बताया ही नहीं है, मैं 3 पॉइंट बताता हूँ। पहला क्या था, पहला पॉइंट क्या था, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन टेकन। दूसरा क्या था, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 15 में, डिस्टिंक्ट कहाँ पढ़ा था 25 में। तो वो सब मैं आपको ढंग से वापस रिवाइज कराऊंगा, लेकिन आप एक बार सारा सुनें। थर्ड क्या है, आज ही पढ़ा है, वो क्या है, एजेंट प्रिंसिपल वाला। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में गुड्स की सप्लाई, अगर एजेंट अपने नाम से बिल बनाता है। चौथा अभी नहीं पता है। 7(1) क्या था, वो चीजें जो क्या है, अगर सप्लाई बन गई तो गुड्स की सप्लाई माननी है या सर्विस की सप्लाई माननी है। और 7(2) क्या था, शेड्यूल 3 में लिखी गई चीजें क्या है, सप्लाई नहीं, नेगेटिव लिस्ट। इसमें 4 आइटम थे, ये अभी आपको नहीं पड़ा है अपने आप से, ठीक है। तो अभी तुम्हें ये कंट्रोलिंग पेज है, मैं आगे अगले दिन सारा रिवाइज करूंगा। 5 मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मुश्किल से 25 मिनट लगेंगे इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करके। अभी मैं किस पर आ रहा हूँ, बी पॉइंट पर जो हमने छोड़ा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। क्या चीज ऑफ सप्लाई है, अंडरलाइन कर बेटा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। क्या चीज सप्लाई है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, गुड्स नहीं सिर्फ सर्विस। फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वैसे जनरल सेंस में तो बेचना सप्लाई होता है। बेचने का मतलब आप सेलर होने चाहिए, सप्लायर होने चाहिए। यहाँ क्या है, खरीदना ही सप्लाई हो रहा है। क्या क्या, खरीदना ही, इंपोर्ट करना ही, इंपोर्ट करना ही आपके लिए क्या है, सप्लाई है। अगर चाहे आपने इन कोर्स ऑफ बिजनेस किया है या नहीं किया। और किसका वर्ड लिखा हुआ है, गुड्स का। क्या वर्ड लिखा हुआ है, गुड्स का। तो आप सर्विस इंपोर्ट करते हो कंसिडरेशन के लिए, तो वो क्या है, सप्लाई है कंसिडरेशन के लिए, चाहे आपने इन कोर्स ऑफ बिजनेस किया है या नहीं। क्योंकि आपके लिए इन कोर्स ऑफ बिजनेस होने से मतलब नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, बाकी रिवर्स चार्ज करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी रिवर्स चार्ज ही नहीं बता रहा, अब सुना ध्यान से। बाहर का गुड्स इधर आया, गुड्स इधर आया, तो उस पर क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी, और वो कंट्रोल भी हो जाता है। गुड्स आएगा तो फिजिकली आएगा, दिखेगा। सर्विस फिजिकली आएगी क्या, देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, दिखाओ कहाँ है, इनटेंजिबल चीज है वो, समझ रहे हो ना। तो गुड्स आएगा तो वो कस्टम बैरियर्स होते हैं, वहां से ही आएगा। स्मगलिंग कर लो तो वो अलग बात है, लेकिन वो तो इलीगल है। अदरवाइज क्या है, इन्हीं रूट से आएगा और वहां पर क्या है, आपकी कस्टम ड्यूटी लगी जाएगी। अब हम बात करते हैं सर्विस की। सर्विस तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप बाहर का वीडियो देख लो तो वो भी तो क्या होगा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होगा। अब तो नेटफ्लिक्स का चलो इंडिया में ऑफिस आ गया है, नहीं तो नेटफ्लिक्स का वीडियो देखना भी क्या था, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस था। नेटफ्लिक्स का वीडियो देखना भी तो क्या था, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस था। ठीक है, अब आपके लिए हो सकता है वो बिजनेस का कोर्स नहीं है, लेकिन सामने वाले के लिए तो क्या है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस। सामने वाले के लिए तो क्या है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो उसने इंडिया में सर्विस सप्लाई कर दी, और जीएसटी भरना तो चाहिए उसको यार। इंडिया के अंदर सर्विस सप्लाई कर दी, कंज्यूमर इंडिया का है, और उसने क्या कर दी, सर्विस सप्लाई कर दी, तो जीएसटी भरना चाहिए या नहीं, भरना चाहिए। अब वो वहां बैठा अपना ऑनलाइन, फेसबुक वाला पता है क्या करता है, ऐड के पैसे ले लेता है, ऑनलाइन पेमेंट ली जाती है इंडिया से बाहर। और मैंने बोल दिया कि फेसबुक में जो भी सुबह सुबह पेज देखेगा उसको समझ कॉमर्स क्लासेस देखना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस भी तो है। चलो मेरी तो इन कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन नेटफ्लिक्स से वीडियो देखना भले ही रिसीवर के लिए इन कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, असल में सप्लायर तो ये है, लेकिन इनसे लेना क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, ये बाहर बैठे हैं। तो इन्हीं के लिए क्या बोल दिया गया कि इनके लिए सप्लाई है। तो खरीदना इज ऑल्सो सप्लाई, बट किसका, सर्विस का, और वो भी किससे, इंडिया से बाहर। ताकि यही लोग इधर बैठे क्या थे, जीएसटी दे। सर अब आप ये बताओ, नेटफ्लिक्स पे जिसने वीडियो देख ली वो कैसे जीएसटी भरेगा, उसको थोड़ी पता है। तो बाद में हम पढ़ेंगे कि नेटफ्लिक्स जैसी चीजें क्या कर दी गई है एग्जेम्प्ट, लेकिन कौन सी चीजें,
कवर हो रही है। जैसे बाहर से लीगल कंसल्टेंसी ले ली रिलायंस ने, तो रिलायंस को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ये सप्लाई है, भले ही उसने खरीदी है तो भी किसकी सप्लाई मांग दी गई, रिलायंस। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, मैं तुम्हें बताऊँ किसको कवर करने के लिए बोल। मैं यहाँ पर एक ब्रांड नेम यूज करूंगा, बाहर की कंपनी का ब्रांड नेम यूज करूंगा और करोड़ों रुपए उसको, ठीक है, समझ रहे हो? ये क्या है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ठीक है। इन जैसों को कवर करना है, ना कि नेटफ्लिक्स वालों को। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नेटफ्लिक्स का वीडियो देखना है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। और क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि उसके आगे लिखा है चाहे आपका बिजनेस का कोर्स हो चाहे ना हो, तो नेटफ्लिक्स का बिजनेस है ना ये, और हम जीएसटी तो लेना नेटफ्लिक्स से ही चाहते हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जो इंडिया में इंपोर्ट करेगा वो, और सर्विस क्यों लिखा हुआ है तो उस पर अलग से क्या चीज है। तो सर्विस इंपोर्ट करना इज ऑलवेज, बोलो ना, सप्लाई इवन इफ नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अब आप मेरे साथ देखो 7(1)(a) में जनरल बात क्या लिखी हुई थी। ये पहले इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ इंस्टीट्यूट के बुक में, तेज ढूंढ दो कि तुम्हें को पता है, आपको इतना समझ में आने लग गया है। मुझे यही बात है तो मुझे चुभती है। 2. फिर से अगेन लड़की ने बताया बच्चा 2.34। लखोटिए पंखे बंद है आज, पता मस्त ऐसे चल रहे 2.34। विभाक्षा मिल गया क्या? कहाँ ऐसे पी के बोल दिया क्या? जुमरू, कितना इंस्टीट्यूट आपका फनी। जुमरू एसोसिएट्स रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम हिज एचओ लोकेटेड इन मलेशिया। द एचओ हैज रेंडर्ड सच सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार इसको छोड़ दो बेटा, ये आपने गलत बता दिया, ये तो शेड्यूल 1 का पैरा 4 बता दिया आपने, ये गलत बता दिया बच्चा, सॉरी, ये तो शेड्यूल 1 स्टार्ट हो गया। एक बार वीडियो पॉज करके ढूंढता हूँ, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। बच्चों पेज नंबर 2.22, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अब एक एक चीज क्या है, अंडरलाइन करना जरूरी है। सर्विस को, कंसीडरेशन को, नॉट बिजनेस का मतलब वेदर और नॉट, चाहे बिजनेस के कोर्स में हो नहीं। पढ़ो, रमैया अ प्रोपराइटर हैज रिसीव्ड द आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज हाउस मतलब घर के लिए, फ्रॉम एन आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क एट एन एग्रीड कंसीडरेशन ऑफ $5,000. द इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय रमैया इज सप्लाई अंडर सेक्शन दिस, दो इट इज नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो हमें तो किसको करना था कि बाहर वाला इंडिया में सर्विस भी ले ले और जीएसटी ले ले, तो हमने रमैया के लिए क्या माना दिया, इसको सप्लाई मान लिया। हालांकि असल में सप्लाई किसकी है, उस आर्किटेक्ट की है जिसने मतलब सर्विस बेची है, तो उसने नक्शे वक्शे भेज दिए होंगे इंटरनेट से, और हमने अपने घर के लिए लिया है, तो भी रमैया के लिए क्या मान लिया गया, सप्लाई। समझ रहे हो ना, कि उसको तो पकड़ नहीं सकते, तो हम तो रमैया के लिए क्या मान रहे हैं, सप्लाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नहीं सही तो नहीं समझेगा। अब इसको मैंने रोका क्यों था आपको पता लगेगा, इतने टाइम से मैं बाकी चीजें पढ़ा दी, इतने छोटे से पॉइंट को रोका क्यों था अभी आपको समझ में आएगा। लेकिन पहले मुझे इतना बता दो, 7(1)(a) क्या है, जल्दी से बताओ। 7(1)(a बिजनेस के कोर्स में होनी चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, और गुड सर्विसेज की सप्लाई, जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई। 7(1)(b) क्या कहता है, बिजनेस के कोर्स में हो भले ना हो, कंसीडरेशन होना चाहिए, और गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, या ओनली सर्विस होना चाहिए, सर्विस, और तो वो भी उसका क्या होना चाहिए, तो इंपोर्टर के लिए सप्लाई बनवा दिया गया। 7(1)(c) क्या कहता है, कंसीडरेशन ना हो। तो ये 3 जनरली एलिमेंट होने जरूरी होते हैं, 3 क्या 2 ही मान लो, इन कोर्स ऑफ बिजनेस और क्या हो, कंसीडरेशन। इन कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए प्लस कंसीडरेशन होना चाहिए। अब मैं इसका एक्सेप्शन पूछूं कि कौन सी ऐसी चीज है जो इन कोर्स ऑफ बिजनेस ना हो तो भी चलेगा,
तो आप क्या बोलोगे 7-1 बी। आप क्या बोलोगे 7-1 पक्का। अब मैं पूछूं कि कौन सी ऐसी चीज है जो कंसीडरेशन ना हो तो भी चलेगा, तब आप क्या बोलोगे 7-1 सी। और 7-1 सी में टोटल कितनी आइटम है थ्रू शेड्यूल 1? 4 आइटम्स है जिसमें से आपने 3 पढ़ लिए। 3 फटाफट से बताओ कौन कौन सी है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन क्रिएटेड। सेकंड रिलेटेड और डिस्टिंक्ट। थर्ड प्रिंसिपल और एजेंट। और फोर्थ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो अगेन इंपोर्ट का है। वो अगेन किसका है? हाँ। पक्का। तो बताओ 7-1 ए क्या कहता है? सप्लाई का मतलब क्या है बच्चे? मैंने कोई चीज दी, इन कोर्स ऑफ बिजनेस दी या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दी और बदले में पैसा लिया। मैंने तुम्हें फ्री में पढ़ाया, बताओ सप्लाई है? नहीं। क्यों नहीं? 7-1 ए कहता है कि इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, हाँ ये तो है, लेकिन क्या है पढ़ाना मेरा काम है उसके थ्रू, लेकिन मैंने कंसिडरेशन नहीं है। अब 7-1 सी और चेक करना पड़ेगा कि कहीं 7-1 सी में ना आ जाए, क्योंकि 7-1 सी में क्या बातें लिखी हुई है? विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी चल जाएगा। तो वो ना तो तुम्हें रिलेटेड हो, ना डिस्टिंक्ट पर्सन हो, ना कोई बिजनेस से डिस्पोजल की, तो वो सोचना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद 7-1 बी क्या है? मैं कह रहा हूं मैंने इन कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं किया, मैंने अपने घर का नक्शा बनाने के लिए बाहर से आर्किटेक्ट की सर्विस क्या की, इंपोर्ट, तो भी इसको क्या माना जाएगा? सप्लाई। तो 7-1 बी तो क्या कहता है? कंसिडरेशन तो होना चाहिए बट क्या जरूरी नहीं है इन कोर्स ऑफ बिजनेस। 7-1 सी क्या कहता है? बिना कंसिडरेशन के भी क्या हो जाएगा? सप्लाई। पक्का। अब 7-1 सी में 4 पॉइंट थे, उसमें से 3 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, चौथा और कल हम इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे? कंसोलिडेट कर देंगे अच्छे से कि आपको सारी बातें इधर से उधर इधर उधर से पढ़ाएंगे, वो अच्छे से क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। तो आपको पढ़कर जरूर आनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि मैं कल बोलूंगा और कल ही समझ में आ जाएगा तो पुरानी क्लासों में क्या वैल्यू है? वो ऐसी थोड़ी बनाई थी, तो वो याद होना चाहिए। 7-1 नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ? लास्ट पॉइंट शेड्यूल 1 का लास्ट पॉइंट। अब आपको समझ में आएगा मैंने इंपोर्ट वाला उस समय क्यों छोड़ा। इंपोर्ट वाली सारी चीजें एक साथ लिंक हो जाए तो बेटर बेटर। पढ़ो 4th पॉइंट इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या है इंपोर्ट ऑफ सर्विस? पिंक कहां से होगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस by a person from a related person or from any of his other establishment outside India in course of furtherance of सर्विस इंपोर्ट करेंगे। अच्छा इसकी इसकी कंडीशन ही क्या है? जब कंसीडरेशन ना हो। शेड्यूल 1 में तभी सप्लाई माने जाएंगे ना जब क्या ना हो? कंसीडरेशन ना हो। पक्का। अरे बोलो। और 7-1 बी की कंडीशन क्या थी? इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो कंसीडरेशन भी हो। तो मैं अब इसको अगर इकट्ठा बनाऊं, इकट्ठा क्या बनाऊं? आई देखो आई से का मटेरियल बहुत शानदार है, तो मैं इसको सही उस पेज पर ले जाता हूं जहां इसमें कंपेयर करके बढ़िया मस्त बनाया। लेट अस रिकैप्चुलेट। कितने नंबर पेज पर है? चलो तो मैं कितना 1 कितना है? अभी भी नहीं सुना मुझे सही से। 2.53 कहाँ पर है? 2.53। हाँ ये लेटेस्ट रिकैप्चुलेट क्या है? इज अ समरी ऑफ एंटायर चैप्टर। ठीक है। ये पूरे चैप्टर की क्या है? समरी है। देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन है, तो चाहे इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो चाहे नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो, इज ऑलवेज सप्लाई। ये इतनी इतनी बात इसने किसके थ्रू निकाली है? 7-1 बी के थ्रू। अरे बोलो ना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन हो तो चाहे इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो चाहे नॉट इन कोर्स, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन हो तो रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो और इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो तो क्या सप्लाई। ये बात किससे निकाली है इसने? शेड्यूल 1 पैरा 4। इसका मतलब क्या बताता हूँ, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन है तो रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में है तो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। अदर केसेस में नोटा सप्लाई, अदर केसेस में नोटा सप्लाई। अब समझना ध्यान से। ये कंपनी है कोका कोला, इंडिया में इसकी सब्सिडरी है कोका कोला इंडिया।
किसका नाम यूज करती है? कोका कोला का ब्रांड नेम यूज करती है, उसको करोड़ ऑफ रुपीज की क्या देती है? रॉयल्टी देती है। करोड़ ऑफ रुपीज की क्या देती है? रॉयल्टी। किसमें कवर होगा? विद कंसिडरेशन है। अब ये तो इन कोर्स ऑफ बिजनेस है, ना भी इन कोर्स ऑफ बिजनेस है तो भी क्या बन जाएगा? सप्लाई। नहीं देती है रॉयल्टी, लेकिन नाम यूज करती है सेपरेट कंपनी बना के, तब किसमें कवर हो जाएगा? तो एक ये ऐसा चलता ही है, जैसे ये बैंक है बाहर का और इधर ये बैंक है इंडिया में इसका, तो ये दोनों क्या है? रिलेटेड पर्सन है। होल्डिंग सब्सिडरी क्या होती है? रिलेटेड एज पर सेक्शन 15। तुमने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें तुम्हें याद आएगा कि जब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं तो क्या होता है? रिलेटेड। अब ये इसको क्या करता है? सर्विस। इसको कंट्रोल करता है तो ये रिलेटेड है, प्लस इसको ये क्या देता है? सर्विस। अब कंट्रोल करते हैं तो विदाउट कंसिडरेशन भी हो जाता है, और विदाउट कंसिडरेशन हो जाता है तो क्या लगेगा? जीएसटी। अब बताना वो पेज तुमने पहले ढूंढ के बताया था मुझे। 2.34 पर मैं एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आएगा। 2.34 कहां पर है? Jugru Associates received legal consultancy from its head office located in मलेशिया। जुगरू एसोसिएट्स है, इसका एचओ कहाँ पर है? मलेशिया में। एचओ हैज रेंडर्ड सच सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रांच ऑफिस। सिंस जुगरू एसोसिएट्स एंड एचओ आर रिलेटेड पर्सन, ये दोनों आपस में क्या रिलेटेड? ये हेड ऑफिस है इंडिया में, इसका क्या एसोसिएट्स है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? रिलेटेड एज पर सेक्शन 50। एचओ इसको कंट्रोल करता है। अब इसने इसको कोई सर्विस दे दी और क्या नहीं लिया? पैसा नहीं भी दिया तो भी क्या नहीं लिया? जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये क्या है? सप्लाई। ठीक है। अब कब भरेंगे? किस वैल्यू पर भरेंगे? जब पैसा ही नहीं है तो वो सब आगे के चक्कर में आएंगे। चकमक, a proprietor registered in Delhi, has sought legal architect services from his son located in US with respect to his newly constructed house in Delhi। बताओ ये है या नहीं? बिना देखे पढ़ना, आगे अभी आगे नहीं पढ़ना। चकमक ने आर्किटेक्ट सर्विस लिया अपने सन से जो लोकेटेड में। अब बेटे ने उससे क्या नहीं लिए? पैसे नहीं लिए, तो रिलेटेड पर्सन से बोलो ना। लेकिन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने किसके लिए लिया? घर के लिए। इसने किसके लिए लिया? घर के लिए। अब मैं आपको सारा एग्जांपल देख के बताता हूँ। सन बार, ये इंडिया में अगर कंसीडरेशन दिया, मान लो कंसीडरेशन दिया हमने सन, तो क्या होगा? जीएसटी लगेगा या नहीं? लगेगा। चाहे क्या पर्सनल मैटर है, चाहे क्या बिजनेस मैटर। पर्सनल हो चाहे बिजनेस मैटर हो, बाहर अगर कंसीडरेशन देके बाहर से कोई सर्विस ली है तो भले ही यहाँ सन हो या ना हो, रिलेटेड होना भी जरूरी नहीं है। अगर आपने इंडिया से बाहर कंसीडरेशन दिया है तो ना तो रिलेटेड होना जरूरी है, ना इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। ये सप्लाई माना जाएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस एज पर 7(1)(b। तो 7(1)(b) क्या कहता है? अब देखो हाथ गायब हो गया क्या? हाँ, ये इंपोर्ट है, ये क्या है? इंपोर्ट। ये जहां तक अब ये अपनी सीमा है, बाहर जाते ही क्या है? इंपोर्ट। ठीक है। तो बाहर मैंने पैसा दिया, पैसा जल्दी 3% लगे बैठे। ये देखो, ये मैंने पैसा दिया, ये मैंने क्या दिया? पैसे दिए। ये मैंने क्या दिए? पैसे। और बाहर से ली सर्विस ली। सर्विस तो आएगी नहीं, दिखेगी नहीं। सर्विस कैसे दिखेगी? सर्विस इंटेंजिबल। ठीक है। तो ये मैंने बात दिया पैसे, पैसे दिया मैं। अब सामने वाला चाहे रिलेटेड है चाहे नहीं है, चाहे डिस्टिंक्ट है चाहे नहीं है, चाहे मेरा इन कोर्स ऑफ बिजनेस है चाहे नहीं है, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज सप्लाई। क्यों? एज पर 7(1)(b। 7(1)(b) कहता है कंसीडरेशन है ना तो कुछ नहीं देखना, बस इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज सप्लाई, मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज सप्लाई। ठीक। सेकंड केस विदाउट कंसीडरेशन। सेकंड केस क्या है? विदाउट कंसीडरेशन। ये मैंने पैसा दिया क्या? नहीं, पैसा इधर का इधर ही पड़ा है, लेकिन सर्विस इंपोर्ट करिए। लेकिन सर्विस इंपोर्ट करिए, पैसा देखो मेरे पास ही पड़ा है।
पैसा मेरे पास ही पड़ा है बट सर्विस इंपोर्ट करी है, सर्विस में दिखा नहीं सकता। सर्विस इंपोर्ट करी है तो क्या होगा बताओ? अरे बोलो, क्या ये सप्लाई है? अब आप देखो शेड्यूल 1 का पॉइंट 4, उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या ये कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम रिलेटेड और डिस्टिंक्ट है? अब बताओ बिना कंसिडरेशन के बार वाला क्यों दे? बिना कंसिडरेशन के बार वाला तभी देगा, तो चांसेस यही होगा कि रिलेटेड और डिस्टिंक्ट होंगे। आप बताओ बिना कंसिडरेशन के कौन मेरे को सप्लाई देगा? तो चांसेस यही होंगे कि रिलेटेड और डिस्टिंक्ट है, बस अगर इन कोर्स ऑफ बिजनेस है तो क्या है? इन कोर्स ऑफ बिजनेस है तो क्या है? सप्लाई। बिना कंसिडरेशन के कौन करता है आज की डेट में कोई किसी के लिए बिना कंसिडरेशन के काम? तो बार वाला बिना कंसिडरेशन के मुझे सर्विस दे रहा है, तो चांसेस यही होंगे कि रिलेटेड और डिस्टिंक्ट है। अब हमें देखना क्या है, हमारा इन कोर्स ऑफ बिजनेस है तो इसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। समझ गए? तो पैसा दिया तो हमेशा ही सप्लाई है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, पैसा नहीं दिया तो रिलेटेड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और क्या? इम्पोर्ट ऑफ। नहीं, इसको खत्म कर रहे हैं हम, तो नहीं कर रहे लेकिन। हाँ, जा सकते हैं। जरूरत है कहाँ?